हेलो दोस्तों, माय नेम इज सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक। तो आज हम इसके फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे भी बहुत सी वीडियो मिल सके। और मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के नीचे चैनल नेम आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं चैनल पर। तो देखते हैं नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये देखो, ये नोटेशन होता है, ये नोटेशन है डिटर्मिनेंट का, यानी कि दो लाइन खड़ी हुई है ना, ये इसका नोटेशन होता है। और ये इसके एलिमेंट है, अवयव है, ए बी, A2 B2, ये सब इसके अवयव है। ये 2/2 क्रम का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। देखो, ये पंक्ति होती है, देखो मैंने लिखा भी है R, ये होती है 1 रो 2 रो, और ये होते हैं कॉलम, यानी कि 1 कॉलम और 2 कॉलम। ये हमारे कॉलम होते हैं, ये रो होते हैं। कि इसमें ये जो पहले लिखा है ये रो को, यानी कि पंक्ति को प्रदर्शित करता है, और जो बाद में लिखा है ये कॉलम को, यानी कि 2 ही पंक्ति है, 2 ही कॉलम है। ठीक है। और ये जो तिरछी लाइन है A1 और B2, ये है मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है। अब किसी सारणिक का हम प्रसार कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। तो हम वैल्यू निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो A1 B2, फिर बीच में माइनस आता है, ये फॉर्मूला है, माइनस A2 B1, ये रख दिया। ठीक, ऐसे हम प्रसार करते हैं। देखो जैसे नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर R1, ये सब पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है, तो इसे हमने R1 क्योंकि पहली पंक्ति, इसे R2 ये दूसरी पंक्ति, इसे R3 या तीसरी पंक्ति। ऐसे ही ये कॉलम है C, ये C से प्रदर्शित करते हैं कॉलम को, तो पहले कॉलम को C1 से, दूसरे कॉलम को C2 से, तीसरे कॉलम को C3 से। और ये 3/3 क्रम का है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही स्तंभ है। तो अब देखो, प्रसार R1 के सापेक्ष प्रसार R1 क्या है, R1 है ये, इसके सापेक्ष हमें प्रसार करना है, इसके सापेक्ष। ठीक है। तो कैसे करते हैं, अब इसके सभी अवयवों को लेंगे, तो पहले तो 1 ये ले लिया 1, फिर अब देखो जो हमने अवयव लिया है, क्योंकि R1 के सापेक्ष है, ये तो हर बार कटेगा, इसे तो मान लो ये है नहीं, ये कट गया। और जो इसकी सीध में है, इसे भी कटा हुआ मान लो, तो इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 1 की 2 में 2, बीच में माइनस आता ही है, और 0 की 1 में 0। ठीक, फिर ये अवयव उठाएंगे, क्योंकि R1 के सापेक्ष है, तो 2। अब आपको हो गए माइनस कैसे आया, ये यहाँ से आता है। ये हमारे सारणिक के चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही सो ऑन। तो प्लस माइनस प्लस यहाँ होता तो माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही चलता रहता। तो फर्स्ट जब हम लेते हैं तो प्लस आता है, और जब सेकंड लेते हैं तो माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया, -2। और फिर ये तो कटेगा ही, क्योंकि R1 के सापेक्ष है, तो इसे तो हम हर बार काटेंगे ही। और फिर अब ये अवयव लिया है, तो ये कटेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 की मल्टीप्लाई -3 में, तो -3, और बीच में माइनस आता है, ये फॉर्मूला है। और 4 की इस -1 में, तो -4, और बीच में माइनस है ये, और फिर +3, क्योंकि देखो ये चिन्ह प्लस है। तो अब ये तो कटेगा, क्योंकि R1 के सापेक्ष है। अब ये भी कटेगा, क्योंकि ये अवयव लिया है, तो ये कटेगी लाइन। तो अब इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 0 की 3 में 0, 4 की 2 में 8, और बीच में माइनस आता है, ये फॉर्मूला है क्योंकि। ठीक है। अब 2 में से 0 जाके 2, 2 की 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 गुना 2, यानी कि 1 गुना 2, ये -2 ऐसे कैसा ही। और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 में से 3 गया 1, ये +3, और ये -8, तो गुना -8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 8 दिया 24, माइनस के 24, 2 से 2 कट गया, -24 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम सारणिक का प्रसार करते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, n क्रम के सारणिक में, n क्रम का सारणिक मतलब जैसे ये यहाँ पर 2/2 क्रम का था, तो यहाँ पर n क्या है 2,
ठीक। तो जब n क्रम के सारणिक में n स्क्वायर अवयव होते हैं, जैसे ये 2/2 क्रम का था तो n स्क्वायर, n क्या है 2 और 2 का स्क्वायर 4, देखो 4 अवयव 1 2 3 और 4 अवयव, ठीक है। इसे आप याद रखिए। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टीज? यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे अभी देखो A1 B1 C1 0 0 0 A3 B3 C3, ये 3/3 क्रॉस का कोई सारणिक है। अब देखो हमें क्या पता चला, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अगर सभी अवयव शून्य हो, तो अब देखो ये पंक्ति है एक और इसकी देखो सभी अवयव शून्य है, तो इस सारणिक का मान शून्य होगा, 0 के बराबर। ये प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी, ठीक है। और ये पंक्ति कौन सी है? R2, ठीक है। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान का चिन्ह बदल जाता है। जैसे अभी देखो ये सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, 3/3 क्रॉस का है। अब ये क्या है? R1 है, ये है R2, देखो मैंने लिखा भी है R1 और R2। अभी देखो दो पंक्ति, ये देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों एक जैसी है, तो इस सारणिक का मान नहीं, एक जैसी कहाँ? A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो ये R1 है, ये R2। देखो हमने क्या किया, R1 को R2 से चेंज किया। देखो ये R1 को R2 से चेंज किया। अब देखो ये मैं आपको मैट्रिक्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे चेंज करते हैं। तो R1 को R2 से चेंज करने का मतलब है ये जो R1 है ये R2 की जगह पे आ जाएगा। देखो जैसे ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पूरा R1 यानी कि पूरे अवयव इसकी जगह आ जाएंगे, और ये ऊपर, ये देखो यही तो हुआ, ये नीचे आ गए और ये ऊपर चले गए। तो ऐसे बदल जाए। जब हमने दो और बदला किसे? दो पंक्तियों को, तो माइनस बाहर आ गया, वही तो बताया हमने। तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का था तो माइनस हो गया क्योंकि दो पंक्तियों को बदला, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ये कोई मैट्रिक्स है B2 C2 C2 B2 A2 C2 B1 A1 C1 और B3 A3 C3 इज इक्वल टू, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है B2 A2 C2 B1 A1 C1 और B3 A3 C3। तो यहाँ पर हमने C1 को R1 से चेंज किया। देखो इंटरचेंज, ये इंटरचेंज यानी कि C1 को R1 में बदल दिया। तो यानी कि अब देखो हमने C1 को, ये देखो ये क्या था B2 A1 B3, और ये देखो B2 B1 B3 यहाँ पर आ गया, A2 A1 C1 और C2 A3 C3। तो अब देखो अब माइनस नहीं आया क्योंकि पंक्ति को अगर हम स्तंभ में बदलेंगे या स्तंभ को पंक्ति में, तब माइनस बाहर नहीं आएगा। तो देखो ये B2 B1 B3, ये देखो B2 B1 B3 इसमें बदल गया ना, तो C1 R1 में बदल गया क्योंकि ये C1 था और ये R1, ठीक है। तो यानी कि अगर पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो तब सारणी के मान में कोई परिवर्तन। नेक्स्ट है यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियाँ अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यानी कि जैसे देखो ये मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। अब देखो इसमें R1 और R3 सेम है, यानी कि दो पंक्तियाँ जब सेम हो, एक जैसी हो, तो उसका मान, उस सारणी का मान शून्य होता है। यानी कि ऐसी सारणी को हमें प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए शून्य होता है। नेक्स्ट है जैसे देखो ये सारणिक दिया हुआ है A1 B1 प्लस U C1 A2 B2 प्लस V C2 A3 B3 W C3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 U V W C C1 C2 C3। तो अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो उन्हें ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 K A3 B K B3 और K C3। ये कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखो इस रो, थर्ड रो में, थर्ड रो ही तो है, तीसरी पंक्ति, इसमें K से गुणा हुई है। तो अगर किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में ऐसे कोई संख्या कॉमन हो तो उसे ऐसे K से बाहर ले लेते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर पूरे सारणी गुणा हो गई,
एक पंक्ति से ही बाहर निकलने पर। अगर हम के से गुणा करें तो किसी एक पंक्ति में करेंगे, सब में नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना कभी से, के को इसमें भी और इसमें भी सब तीनों ही पूरे सारणिक में गुणा कर दो, और वैसे ये पूरे सारणिक में गुणा होंगे क्योंकि एक पंक्ति से ही निकल कर गया है। यानी कि अगर हमें इसमें भी के से गुणा करनी है, इसमें भी, तो इसमें भी, तो हमें के क्यूब से गुणा करनी होगी और के क्यूब से ही भाग। आई होप समझ गए होंगे। जैसे ये कोई सारणिक है ए बी सी डी, ये कोई सारणिक है। अगर हमें इसमें भी के से गुणा करनी है और इसमें भी, तो हम बाहर के स्क्वायर से गुणा करेंगे, के स्क्वायर से भाग करेंगे, तभी तो हमारी वो होगी। अब जब के स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये एक के यहाँ जाएगा, के ए, के बी, के सी और के बी, के सी और के डी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें एक में गुणा करनी होती तो के, अब देखो एक के यहाँ से कॉमन आएगा, एक के यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये देखो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे ये सारणिक है 10, 9, 19 सॉरी, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो प्रसार से, आप R1 के सापेक्ष ही प्रसार करें, तो R1 ये है इसके सापेक्ष, तो इसका पहला पद क्या है 10, तो ये कटेगा और ये कटेगा, 17 की 12 में गुणा, ऐसे -9 की 17 में, फिर -9 चिन्ह मैंने आपको बताए थे, और ये दूसरा है क्योंकि R1 के सापेक्ष है, ये तो R1 है तो इसके तो सारे तो 9, और अब ये भी, ये तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि इसके सापेक्ष है, और अब ये कटेगा क्योंकि इस पर 17 की 5 में गुणा, और बीच में माइनस आता ही है 8 की 17 में। ठीक, प्लस अब ये इसका थर्ड 19, तो अब ये तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि R1 के सापेक्ष है, तो ये कट जाएगा 9 की 5 में, 9 गुणा 5 माइनस 8 की 12 में, ऐसे। या तो हम ऐसे कर सकते हैं और इसे सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम कर सकते हैं अपने जो हमने अभी नियम पढ़े हैं उनका प्रयोग करके। अब ये देखो ये C1 है और ये C2 है, तो हम C1, ये चिन्ह है चेंज, यानी कि बदलेंगे, C1 को बदलेंगे C1 प्लस C2। अब देखो हम इसे बदलेंगे, ये C1 है और सब ऐसे कैसे ही, तो देखो 9, 12, 9, 19, 17, 17 ऐसे कैसे ही है, और C1 को जब हम बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, C1 प्लस C2, यानी कि ये C1 है और ये C2 है, इन्हें दोनों को जोड़कर C1 लिखेंगे। देखो 10 और 9 19, 5 और 12 17, 8 और 9 17, है ना। तो C1 चेंज है, C1 प्लस C2 हम ऐसे कर सकते हैं सारणिक में, R1 प्लस R2, यानी कि अपने क्वेश्चन के मुताबिक। अब देखो ये और ये सेम हो गया, यानी कि सारणिक का मान 0, ये हमारा रूल है क्योंकि C1 = C3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये हमें दिया हुआ है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, या तो R1 क्या है ये, तो पहले 1 ये कटेगा और ये 1 है तो इसके नीचे का, तो ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा क्यूब माइनस 1 की 1 में 1 माइनस ओमेगा, ये यहाँ पर माइनस आता है ओमेगा, और अब ये कटेगा और ये कटेगा, ओमेगा की ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, और इसकी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की 1 में ओमेगा स्क्वायर माइनस बीच में आता ही है प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ठीक। और अब ये तो कटेगा ही क्योंकि R1 के सापेक्ष है, अब ये कटेगा 1 की ओमेगा में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा की पावर 4। अब ये दो सूत्र आप याद रखेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = होता है 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, ये बताई है मैंने, तो यहाँ पर 1 में से 1 जाके 0, ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट के 0, 0 की ओमेगा में 0 प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लिया तो ओमेगा क्यूब हो गया बाहर, और यहाँ 1 माइनस ओमेगा क्यूब, और यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 में से 1 जाएगी 0, तो हमारा 0 आंसर आ गया। या फिर हम कर सकते थे रूल का प्रयोग करके, जैसे C1 चेंज करेंगे और C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 चेंज है तो यानी कि C2 और C3 ऐसे कैसे ही, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब C1 बदलना है, देखो C1 पहले क्या था और अब क्या हो गया, कैसे हुआ, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीनों कॉलम को जुड़कर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ऐसे ही हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर रख दी 0। अब मैंने भी बताया था अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो ये स्तंभ है और इसके सभी अवयव शून्य हैं,
ये नहीं कि इसके 2 अवयव शून्य, 3 अवयव शून्य है तो इस सारणी का मान शून्य, ऐसे कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।